और देखिए राजस्थान के 7 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। मेरे साथ में पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा भी लगातार बने हुए हैं। योगेश जी, हमने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को साथ में सुना अभी, क्या और हाईलाइट आपको लग रहे हैं इसके अंदर, क्या कुछ खास लग रहा है? देखिए, सातों चुनाव बेहद अहम है और क्योंकि राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में केवल सलमपुर की जो सीट थी वो बीजेपी कोटे की सीट रही, जहाँ बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा का निधन हुआ और उनकी जगह पर चुनाव होगा। बाकी सभी सीटें जो 6 सीटें हैं वो बीजेपी के विरोधी दलों के वहाँ पर विधायक थे और वो बाद में आगे चलकर वहाँ पर चुनाव अब हो रहे हैं उपचुनाव। जुबेर खान का निधन हो गया था कांग्रेस के विधायक, इसलिए रामगढ़ सीट पर उपचुनाव होगा और साथ ही बाकी जगहों पर खींवसर, क्योंकि नागौर से हनुमान बेनीवाल सांसद बन गए थे, वो खींवसर के विधायक थे, वहाँ चुनाव होगा। दौसा मुन्नालाल मीणा सांसद बन गए थे कांग्रेस पार्टी से, वहाँ चुनाव होगा। और आरएलपी के खाते में खींवसर है और इसके साथ देवली उनियारा से कांग्रेस के विधायक थे हरीश मीणा, तो वो वहाँ पर अब वो सांसद बन गए। टोंक सवाईमाधोपुर के वहाँ चुनाव होगा। और झुंझुनू से कांग्रेस विधायक थे ब्रजेंद्र ओला, वो सांसद बन गए झुंझुनू लोकसभा सीट से, तो वहाँ चुनाव होगा। तो कमोबेश कहा जा सकता है कि ये तमाम जो सीटें हैं, 84 की बात कर लें, वहाँ पर बीएपी के विधायक थे राजकुमार रोथ, वो महेंद्र मालवीय को उन्होंने चुनाव हराया था और वो बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद बन गए। और ये अपने आप में कहा जा सकता है कि बहुत महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि मेरे साथ हमारे तमाम जो साथी भी हैं, चाहे ऐश्वर्य प्रधान है, जो कहा जा सकता है पॉलिटिकली बेहद साउंड है और सीएम और बीजेपी और तमाम संगठनों को लंबे समय से देख रहे हैं। नरेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, हमारे साथी हैं। दिनेश डांगी कांग्रेस को लंबे समय से देख रहे हैं। कहा जा सकता है, हम सवाल ऐश्वर्य से ही पूछेंगे, क्योंकि ये चुनौती है ऐश्वर्य, सबसे बड़ी चुनौती तो इसी बात को लेकर है कि सीटें बचाना। अब बीजेपी पहले तो ये कह रही थी हरियाणा से पहले कि हमारे पास गंवाने को कुछ नहीं है, लेकिन अब लगातार हरियाणा चुनाव के रिजल्ट के बाद जो कॉन्फिडेंस लेवल, फील गुड का असर दिख रहा है बीजेपी के नेताओं के बयानों में। अब वो कह रहे हैं कि 7 सीटों पर हम कमल खिलाएंगे। देखिए योगेश, आप अच्छे से जानते हैं कि आप लंबे समय से देखते रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जिम्मेदारी कौन लेगा। यहाँ पर स्थितियां कितनी तेजी से बदली हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि स्थितियां इतनी तेजी से बदली कि अरुण सिंह, चंद्रशेखर और सीपी जोशी तीनों अब सीन से बाहर हैं। सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ ये अप्रत्यक्ष रूप से ही माने जा सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से मैदान में नहीं है जिस अंदाज में पहले होते थे। अब मदन राठौड़ है, राधा मोहन दास अग्रवाल है, विजय राहटकर है और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जिनके कंधे पर पूरी जिम्मेदारी है। यहां पर यह देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से चुनाव लड़ती है। यहां पर बड़ी बात यह है कि इन सीटों पर हारी हुई सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, सिर्फ एक सीट ऐसी है जिस पर उम्मीद भारतीय जनता पार्टी लगाना चाहेगी, लेकिन यदि एक भी सीट एक्स्ट्रा जीतती है तो उसे जीत माना जाएगा। लेकिन हरियाणा चुनाव में जीत के बाद जो विजय हासिल अब हुई है, उसके बाद अब राजस्थान की 7 की 60 सीटों की तरफ पूरा देश देख रहा है कि राजस्थान में 7 की 7 सीटें कैसे जीती जा सकती है। बड़ा सवाल यह है कि सलूंबर और 84 ये दोनों की दोनों सीटें ऐसी है जिसे लेकर आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि 84 के लिए कैंडिडेट कौन बेहतर होगा। ये बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ी उलझन है, बीजेपी को बहुत काम करना पड़ेगा। हालांकि महेंद्रजीत सिंह मालवीय है, लेकिन वहां की जो स्थितियां कितनी तेजी से बदली है पिछले कुछ वर्षों में, वो सभी के सामने है। दूसरा बात, अगर दौसा आ जाते हैं तो दौसा की माइक्रो मैनेजमेंट को आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है, मैं अच्छे से जानता हूं। तो दौसा का माइक्रो मैनेजमेंट किस तरीके से होगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही एक चीज सामने आई थी कि दौसा के 40 प्रिंसिपल्स की लिस्ट आती है और लिस्ट पर रोक लगा दी जाती है। किरोड़ीलाल मीणा एक चिट्ठी भेजते हैं कि इस लिस्ट पर रोक लगाई जाए, रोक लग जाती है। तो यहां पर यह जो सियासत थी, ये दो जातियों की सियासत उलझ के रह गई, तो उसका चुनाव में क्या कुछ फायदा नुकसान होगा, अलग बात है। देवली उनियारा पे अगर आप आ जाएंगे तो देवली उनियारा की स्थिति यह है कि देवली उनियारा में यहां पर पार्टी को कहीं भीतरघात तो नहीं हो रहा है। तो दूसरी तरफ मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगा, क्योंकि नरेश शर्मा और दिनेश डांगी भी लगातार बात करेंगे और आप खुद भी लगातार इन चीजों को जानते हैं, लेकिन बहुत संक्षेप में अगर बताऊं तो खींवसर में रेवतराम डांगा के लिए अड़चन बीजेपी की तरफ से कौन बन रहा है, कौन ऐसा बीजेपी का नेता है जो नहीं चाहता कि रेवतराम डांगा को टिकट मिले। तो दूसरी तरफ एक और है कि झुंझुनू
झुंझुनू बहुत बड़ी पहेली है। डांगी झुंझुनू से ताल्लुक रखते हैं, डांगी अच्छे से जानते हैं कि झुंझुनू एक ऐसी सीट है कि झुंझुनू के लिए बीजेपी को माइक्रो से भी माइक्रो मैनेजमेंट अगर करे और 20 से 25 एमएलए को भी वहां भेज दिया जाए तो भी झुंझुनू बीजेपी के लिए बहुत बड़ी लड़ाई साबित होगी। तो ये सीटों का गणित इस तरीके से है। लेकिन इन सबके बीच में बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री के सामने एक तरफ राइजिंग राजस्थान है तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के सामने उपचुनाव है, तो तीसरी तरफ मंत्रियों की परफॉर्मेंस यहां पर है कि जिन मंत्रियों को भेजा जाएगा क्या वो उस तरीके की परफॉर्म कर सकेंगे, क्योंकि फ्रंट फुट पर खेलने वाले भारतीय जनता पार्टी के सामने कितने हैं। क्योंकि आपको याद आता होगा 2013 से 2018 का दौर, जब मुख्यमंत्री कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी की उस वक्त वसुंधरा राजे थी, तो फ्रंट फुट पर कौन खेलते थे और इस वक्त फ्रंट फुट पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ किसे आगे किया जा रहा है, ये चीजें भी देखनी पड़ेगी। तो बीजेपी अदिति हमारे साथ जुड़ी हैं और ख़ास तौर से दिल्ली से, और ऐलान हुआ है दिल्ली से कि चुनाव आयोग ने ऐलान किया है। अदिति, पूरी सीटों का मिजाज आप भली भांति जानती हैं और ये भी कहा जा रहा है बीजेपी के नेताओं द्वारा कि हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस ने बहुत कुछ खो दिया है। तो ऐसे में क्या लगता है कि इन 7 सीटों पर किस तरह राजनीतिक तौर पर हम बात करें, सरकार भजनलाल शर्मा की, तो उनको भी अपनी साख को यहाँ पर साबित करना होगा। क्योंकि योगेश जी आपने सवाल पूछा है और अगर बहुत बेबाक तरीके से बात करें, मैं अभी कांग्रेस दफ्तर में मौजूद हूँ, यहीं पर जश्न मना था हरियाणा के नतीजे आने से सुबह 8 बजे। जिस जगह मैं खड़ी हूँ वहीं पर ढोल बज रहे थे। हरियाणा का चुनाव एक एग्जेम्पलरी चुनाव और उसके नतीजे होने वाले हैं, क्योंकि पिछले 5 सालों में जो राजनीतिक हुई हैं वो शायद ऐतिहासिक और हमेशा के लिए एक एग्जाम्पल की तरह रही हैं। आप उसे कोर्ट रेफरेंस की तरह देख सकते हैं। हरियाणा के नतीजों के बाद मनोबल कांग्रेस का कह लें, जेएमएम का कह लें, वो बात अलग है, झारखंड का हम जिक्र करेंगे, लेकिन कांग्रेस और सहयोगी दलों का मनोबल कम है। और जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी, मैं इस बात में यहाँ पर इस बात को जोड़ रही हूँ, पहले हम ये बता चुके हैं कि चुनाव आयोग ने 2 तारीखें दे दी हैं, जिसमें झारखंड और 1 तारीख 20 तारीख को महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा है। अब आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी इस बार टेबल पर चुनाव लड़ रही है, चेस की तरह तैयारी करके फिर उसे फील्ड में लेकर जा रही है। क्योंकि ये बात सही है कि ग्राउंड पे कांग्रेस एज पर थी, लेकिन कैसे कैबिनेट के नतीजे बदले, कैबिनेट में नए फैसले हुए और उसके साथ साथ कार्यकर्ताओं का मन बदला और फिर कैसे रिवर्स पोलिंग करी और माहौल यही बनता रहा कि नहीं जाटों का राज आ रहा है और कैसे रिवर्स पोलिंग की। लेकिन अब बात है महाराष्ट्र की। 4 भागों में महाराष्ट्र बटा रहता है, लेकिन एक बार फिर इस बात को बताना जरूरी है कि खुद अमित शाह जब पर्यवेक्षक बनकर, सीनियर ऑब्जर्वर बनकर विधायक दल की बैठक में जा रहे हैं, इस उम्मीद से कि अगर कोई खड़ा होकर ये कहे कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं क्योंकि मैंने मेहनत करी है, तो अमित शाह खड़े होकर ये बता सके कि मेहनत या तो केवल कार्यकर्ताओं ने करी है या दिल्ली के नेताओं ने। हरियाणा के लोकल नेताओं ने उस तरह से मेहनत करी ही नहीं है, एक दूसरे के गुटबाजी में रह गए। ठीक वैसे ही महाराष्ट्र की भी सारी तैयारी, भले ही अजीत पवार है उनके साथ, जिसको कार्यकर्ताओं में थोड़ी नाराजगी है, भले ही शिंदे है, बहुत अच्छा उनका, क्योंकि मैं अभी हाल ही में महाराष्ट्र होके आई तो शिंदे को लेकर बहुत तारीफ है कि बहुत ही सरल व्यक्तित्व वाले पोलाइट मुख्यमंत्री हैं। ये तमाम बातों के बावजूद ये पूरा का पूरा चुनाव अमित शाह लड़ेंगे। ये बात अलग है कि जमीन पर आरएसएस कैसे सपोर्ट करती है, जैसे हरियाणा में करा, लेकिन इसको पहले टेबल पे लड़ा जाएगा, फिर उसको जमीन पे उतारा जाएगा। अगर हम मराठावाड़ा की बात करें, विभद्र की बात कर लें, हम खुद मुंबई सेंट्रल की बात कर लें, अलग अलग तरीके से लड़ा जाएगा। और ये अगर मेहनत के साथ साथ, दिमागी मेहनत के साथ पहले चुनाव की तैयारी होगी और महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आगे आने वाली पॉलिटिकल दिशा, राजनीतिक हालात और 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव की हवा तय करेंगे। इसीलिए महाराष्ट्र का चुनाव, जिसमें ये बात बार बार उठी कि क्या अमित शाह नरेंद्र मोदी के रहते हुए जिस तरीके से एनसीपी या उद्धव ठाकरे की पार्टी 2 फाड़ में हुई, इसको लेकर हमेशा नेतृत्व को लेकर सवाल उठते रहे कि क्या ये ठीक था, क्या ये लॉजिकली सही था। इसीलिए जनता भी इस बार वोट करने वाली है और वो बताने वाली है कि हमें क्या सही लगा, क्या नहीं लगा। और यही वजह है कि
एक बार फिर पूरा का पूरा चुनाव हरियाणा में जीत के बाद अब अमित शाह ने अपने हाथों में लिया है। पहले उसको चेस की तरह उसको सजाया जाएगा, टेबल पे तैयार किया जाएगा, 4 विभागों में बांटकर कार्यकर्ताओं से रात को मिला जाएगा, उनकी परेशानी सुनी जाएगी। क्योंकि कई एक क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर भले ही अजीत पवार का बहुत बोलबाला हो, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अंदर और शिवसेना के कार्यकर्ताओं के अंदर अजीत पवार को लेकर कुछ बातें हैं। ऐसे में उसको कैसे नॉर्मलाइज किया जाए, इसके साथ साथ अंदरूनी गुटबाजी कैसे नॉर्मलाइज की जाए, कैसे उद्धव ठाकरे का वो इमोशनल फैक्टर को न्यूट्रलाइज किया जाए, ऐसे बहुत सी चीजें होंगी। और इसमें सबसे बड़ी बात होगी प्रत्याशी चयन। हरियाणा में आरएसएस द्वारा दिए गए हर एक जो सुझाव था, अगर वो प्रत्याशी जीत लड़ा है तो वो जीता है क्योंकि आरएसएस का पूरा फोर्स पीछे था। तो इस बार भी बहुत मिले जुले तरीके से, स्ट्रेटेजिक तरीके से आपने देखा होगा कि कैसे शिवाजी की मूर्ति का जो मामला हुआ उसमें प्रधानमंत्री ने सबसे पहले जाकर माफी मांगी, और फिर मराठा आरक्षण। और ये वही महाराष्ट्र है जहां पे संविधान और आरक्षण के जिक्र के बाद लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा था, और हरियाणा चुनाव में संविधान और आरक्षण को कहीं ना कहीं उस मुद्दे को गौण कर दिया था। इस बार भी यही कोशिश है कि ना ही संविधान ना आरक्षण जैसा मुद्दा नहीं चले। वैसे भी कांग्रेस की स्थिति अब एक बहुत छोटे भाई की तरह हो गई है, चाहे उनकी अगर अलायंस की बात करें तो ये चुनाव बहुत स्ट्रेटेजिक होगा, और ये चुनाव आगे आने वाले राजनीतिक हवा को तय करने वाला है। इन शॉर्ट, होने वाले 2027 के चुनाव, उत्तर प्रदेश के चुनाव, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश का चुनाव ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का भविष्य, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ से लेकर बहुत कुछ तय करने वाला है, आगे की 2029 की राह को तय करने वाला है। उससे पहले महाराष्ट्र का चुनाव अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। योगेश जी। अदिति, मुझे ध्यान है कि जब अमित शाह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बीजेपी के, और उस वक्त भी महाराष्ट्र का चुनाव था, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे, उस दौर की जो राजनीति थी, इस बार भी ये सवाल उठ रहा है कि जब उस वक्त फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन मुख्यमंत्री की रेस में नितिन गडकरी जैसे दिग्गजों के नाम थे, और दिल्ली की पसंद, संघ की पसंद देवेंद्र मुख्यमंत्री बने। और मुझे ध्यान है कि अभी वर्तमान में जो सिक्किम के राज्यपाल हैं ओमजी माथुर, उस ज़माने में महाराष्ट्र के इंचार्ज हुआ करते थे। तो क्या अदिति, इस वक्त जो मुख्यमंत्री का बीजेपी के अंदर जो पेच फंसा हुआ है शिवसेना, शिंदे और बीजेपी के बीच में, क्या सुलझ पाएगा वो गतिरोध, या चुनाव तक छोड़ा जाएगा? एकनाथ शिंदे का जो फेस है उसके पीछे चुनाव लड़ा जाएगा, या देवेंद्र फडणवीस के फेस पर लड़ा जाएगा? देखिए, वैसे तो पिछले 2014 के बाद से लगभग हर जगह नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है, लेकिन अभी हरियाणा के चुनाव हुए तो अमित शाह का एक बयान आपने सुना होगा, और जिसमें नायब सिंह सैनी का उन्होंने नाम लिया कि नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चुनाव हो रहे हैं। और आज भी वो पर्यवेक्षक बन के इसलिए जा रहे हैं ऑब्जर्वर कि कोई ये कह के बताए कि मुख्यमंत्री का दावेदार कोई और है, क्योंकि ये तय हो चुका है। यहां पर भी भले ही नाम तो किसी का अनाउंस नहीं होगा, ये भी भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी है, पर आपने ये सवाल इसलिए बैलेट पूछा है क्योंकि यहाँ पर अलायंस भी है, अकेले भारतीय जनता पार्टी नहीं है। लेकिन क्योंकि बड़े भाई की भूमिका में है तो कोशिश यही होगी कि चुनाव के बाद हो, क्योंकि अगर चुनाव से पहले नाम अनाउंस हो जाता है तो जाहिर तौर पे अजीत पवार के मन की कसक, शिंदे के मन की कसक, और फिर देवेंद्र फडणवीस भी हैं, और ऐसे तमाम तरीके के फैक्टर्स हैं। कोशिश यही होगी कि जो बड़े भाई की भूमिका में ज्यादा से ज्यादा सीटें या स्ट्राइक रेट जिसकी ज्यादा होगी, भले ही कम सीटों पर लड़े लेकिन स्ट्राइक रेट ज्यादा हो, उसके लिए डिप्टी सीएम, सीएम जैसे पदों के लिए बारे में सोचा जाएगा। पर ये बात अलग है कि नाम अनाउंस ना हो, लेकिन अमित शाह, नरेंद्र मोदी के दिमाग में ये पता है कि चुनाव कैसे जीतेंगे और जीत कर किसको मुख्यमंत्री बनाना है, ये तक भी स्ट्रेटेजी तय हो जाएगी। पर जहां तक नाम अनाउंसमेंट की बात है, वो नजर नहीं आ रहा कि ना ही इंडिया अलायंस में ऐसा संभव होता नजर आ रहा है, ना विकास अघाड़ी, ना दूसरे अलायंस में ये होता, इसमें अभी फिलहाल नजर आ रहा है। अदिति, राजस्थान के भी जो चुनाव है, क्योंकि ये बड़ा सवाल ये है, दिल्ली से जुड़ा हुआ सवाल है कि राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव, और मुझे जहाँ तक जानकारी है कि दौसा, देवली, उनियारा, खीवसर, ये वो सीटें हैं जहाँ पर देर लग सकती है घोषणा में, या यूँ कहा जा सकता है कि बीजेपी वॉच करेगी कांग्रेस की तरफ और कांग्रेस वॉच करेगी कि बीजेपी किन चेहरों को उतार रही है। तो किस तरह से, क्योंकि लगातार जी, और नरेश जी हमारे साथ, हम उनसे, नरेश जी, बड़ा सवाल है क्योंकि ये अपने आप में आपको ध्यान ही है कि आप आमतौर पर बीजेपी
लीड लेती है टिकट घोषणा में, लेकिन संवेदनशील सीटें हैं और जातीय गुणाभाग तमाम चीज़ें देखी जाती है। अब क्योंकि घोषणा हो चुकी है तो किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ये आपने सही कहा योगेश की टिकट अनाउंस में बीजेपी लीड लेती है, लेकिन अगर उपचुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो चाहे सरकार किसी की हो, कांग्रेस का पलड़ा परिणाम में भारी रहा है। पूरा इतिहास अगर हम देखें पिछले 10-15 सालों का, तो उपचुनाव में कांग्रेस जीतती है। देखिए, अब जो चुनाव है, जैसे योगेश ने कहा था, माफ़ कीजिए, ऐश्वर्या ने कहा था कि माइक्रो मैनेजमेंट का चुनाव है, कौन कैसा प्रत्याशी उतारेगा इसका चुनाव है, आपका कॉम्बिनेशन क्या है इसका चुनाव है। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस में टिकट वितरण का एक अलग फॉर्मूला होता है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। भाजपा में आला का मान सर्वे सर्वा होता है, कांग्रेस में तय होता है। अगर हम यहाँ की 7 टिकट की बात करें तो तय होता है कि साहब विजेंद्र ओला किसको लड़ाना चाहते हैं, मुरारी मीणा किसको लड़ाना चाहते हैं, हरीश मीणा का आदमी कौन है, किसका नाम देते हैं, उसके आधार पर यहाँ उम्मीदवार तय होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली से नाम आता है कि ये कार्यकर्ता है या पदाधिकारी है, इसको टिकट दी जाती है, इनको चुनाव लड़ाना है। तो संभवतया राजस्थान के पदाधिकारियों को पता भी नहीं होगा कईयों का नाम। तो दोनों के टिकट वितरण में बिल्कुल अंतर है। और जहाँ तक है तैयारी की बात, तो देखिए दोनों ही दल तैयारी कर रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा का कुछ देर पहले बयान आ गया है ये उपचुनाव के अनाउंसमेंट के बाद में, और उन्होंने फिर इस्तेमाल शब्द जो किया है पर्ची सरकार, यानी उनका जो चुनाव है वो सरकार के अब तक का जो कार्यकाल है उसके आधार पे होगा। जो मुझे लगता है कि वो इस आधार पे जनता के बीच जाएंगे कि पिछले 9-10 महीने में राजस्थान सरकार का कामकाज कैसे रहा है, उसके आधार पे वो वोट मांगने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए योगेश, बड़ी चुनौतीपूर्ण बात कांग्रेस के लिए ज़्यादा है, क्योंकि आपने अभी बताया था कि कौन सीट किसके पास थी, कौन क्या था। यहाँ भाजपा के पास अगर आंकड़ों में देखें तो खोने को नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक सीट उनके पास थी। अगर 7 विधानसभा क्षेत्र की बात करें, जो आपने सलूम्बर की बात की है, कांग्रेस के पास दौसा है, देवली उनियारा की बात की आपने, इसके अलावा झुंझुनू की बात है। तो ये वो सीटें हैं जो कांग्रेस की, अलवर वाली जो रामगढ़ के अलवर की जो बात है, वो सीट कांग्रेस के पास। तो कांग्रेस के पास सबसे चुनौती ये है कि उन सीटों को रिटेन करना वापस, कि उनको कैसे उनको हासिल किया जाए। और दूसरी बात यह है कि और भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो उनको सलूम्बर जीतनी है, लेकिन मुश्किल जो है इस समय वो कांग्रेस के लिए सबसे ज़्यादा है, जो मुझे लगता है। क्योंकि कांग्रेस में जो एक तो टिकट वितरण का फॉर्मूला वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है, आप भी जानते हैं, आम कार्यकर्ता जानते हैं कि विजेंद्र ओला के अनुसार टिकट नहीं दी जाती है तो विजेंद्र ओला मन से प्रचार नहीं करेंगे। मुरारी मीणा की अगर हाँ नहीं होती तो मुरारी मीणा फिर वो मन से प्रचार नहीं करेंगे। भाजपा में ऐसा नहीं होता। तो कांग्रेस ये जो पूरा सिनेरियो है, इसमें किस तरह अपने आप को फिट रख पाती है, कितना जो आला कमान की चलती है, कितना जो यहाँ जो बड़े नेता है उनकी चल पाती है, और किस तरह से उनका जो चुनाव प्रचार रहता है। दूसरी बात जो एक महत्वपूर्ण बात है कि लोकसभा में उन्होंने अलायंस किया था, क्या विधानसभा में अलायंस होता है क्या? क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि अगर अलायंस नहीं होता है तो कांग्रेस की जो लड़ाई है वो थोड़ी कमज़ोर हो सकती है। क्योंकि अगर 2 आप आदिवासी सीटों की बात करें, 84 की बात करें और सलूम्बर की बात करें, तो वहाँ बाप पार्टी का अपना एक प्रभुत्व है, उनका अपना एक मिजाज है। तो वहाँ पे क्या अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं तो फिर वोट बटेंगे, फिर अपने अनुसार आकलन करेंगे, वोट उनके बटेंगे, हमारे बटेंगे। लेकिन जिस तरह से लोकसभा उन्होंने लड़ा था, मिल के लड़ा था, चाहे वो खीवसर की बात कर ले, नागौर की, चाहे आप सलूम्बर की बात करें, चाहे 84 की बात करें, वो जो इलाका है वहाँ उन्होंने अलायंस के रूप में चुनाव लड़ा था, तो उनको सफलता मिली थी। तो क्या इस बार भी वो अलायंस कर पाएंगे? अगर अलायंस कर पाते हैं तो उनकी जो चुनाव परिणाम क्या रहता है वो एक अलग हो सकता है। जो सवाल इसी से जुड़ा है, मैं दिनेश डांगी जी के पास एक बार जाऊँगा, क्योंकि हरियाणा से लौटे हैं, पूरे चुनाव को करीब से देखा, और हरियाणा के परिणामों ने पूरे देश की राजनीति में एक अलग फिजा पैदा की। परिवारवाद, कांग्रेस के अंदर अभी जो टिकट का वितरण का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है परिवार। मुरारी मीणा के परिवार से टिकट की दावेदारी है दौसा में, तो वहीं पर आपके टिकट की बड़ी दावेदारी देवली उनियारा में हरीश मीणा की फैमिली से भी है। और इसके साथ ही कई फैक्टर ऐसे हैं जो उनके लिए प्लस भी है, उनके परिवार के लिए प्लस है। ऐसे में ही झुंझुनू में भी दावेदारी है। तो दिनेश डांगी अपने कैलकुलेशन के हिसाब से क्या सोचते हैं कि क्या गोविंद सिंह डोटासरा इस परिवारवाद के फॉर्मूले से ऊपर उठकर टिकट दे पाएंगे? क्या सुखजिंदर रंधावा ऐसा कर पाएंगे?
बिल्कुल योगेश जी, वैसे तो जो नामुमन टिकटों के दावेदारों के नाम चल रहे हैं वही है, लेकिन बड़ी बात यही होगी कि कांग्रेस इस बार परिवारवाद से किनारा कर पाती है या नहीं। मेरे को जहां तक लगता है झुंझुनू और रामगढ़ दोनों सीट पर टिकट है वो परिवारवाद पर, यानी परिवार के अंदर लगभग जाना तय है। दौसा और देवली उनियारा को लेकर अभी नहीं है, क्योंकि मुरारी मीणा गलियारों में कहते हैं कि मेरे परिवार से कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा, और उनकी पॉलिटिक्स है वो आखिर में वही करते हैं कि टिकट परिवार में ले जाते हैं। लेकिन 2 जगह तो परिवार में टिकट जाती वहाँ पर दिख रही है, क्योंकि झुंझुनू के अंदर जिस तरह से सीसा मोड़ा एक छत्रक थे। लेकिन एक बात और कह देता हूँ, बीजेपी जैसे प्रदेश प्रभारी ने सही कहा था, हमारे पास खोने के लिए नहीं है। बीजेपी सलूमर में तो अच्छी टक्कर दे ही रही है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मैं एक और सीट भूल गया, सलूम्बर में भी रघुवीर मीणा के परिवार से दावेदारी, बसंती मीणा उनकी पत्नी है, वो टिकट की दावेदारी है। और उनके परिवार को टिकट दिया जाए। और योगेश जी, रघुवीर मीणा भी एक शायद हार का रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं, कई चुनाव वो हार चुके हैं। और अब आप वहाँ की सलूमर की हम बात कर लेते हैं। कांग्रेस के लिए एक चैलेंज है कि पिछली बार जो बाप के उम्मीदवार है वो 51,000 वोट लेकर जा चुके हैं। और एक और दिलचस्प बात है, ये गठबंधन की बातें चल रही है। राजकुमार रोत और हनुमान बेनीवाल इच्छुक भी नहीं है गठबंधन करो, वो इंटरेस्टेड भी नहीं है। और मुझे लग रहा है कि इंडिपेंडेंट वो दोनों चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बाप पार्टी समझौते में 84 तो सीट देने की गुंजाइश ही नहीं है, जहां ताराचंद भगोरा की पिछली बार जमानत जब्त हुई है। 3 बार से कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है। सलूम्बर में कांग्रेस 3 बार से लगातार चुनाव हार रही है, और खींवसर में परिसमन के बाद अब तक खाता योगेश जी नहीं खुला है। और 2 सीटें ऐसी है जनरल पर एसटी कैंडिडेट कांग्रेस उतारती है, एक दौसा और देवली उनियारा। तो ये, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि बीजेपी इस बार खींवसर और झुंझुनू सीट पर 2 का मैं बता सकता हूं वहाँ चौंकाने वाले परिणाम दे सकती है, क्योंकि झुंझुनू के अंदर एक निर्विवाद को अगर टिकट देते हैं, क्योंकि वहाँ एक समीकरण ऐसे बन गए कि आमने सामने मुकाबले में विजेंद्र वाला परिवार को काफ़ी चुनौती मिलेगी। पिछली बार राजेंद्र बाबू है वो निर्दलीय लड़कर 42,000 वोट ले गए थे, जिसके कारण बीजेपी वहाँ पर चुनाव हार गई। अगर वहाँ एक निर्विवाद चेहरे को टिकट देते हैं और कोई बगावत नहीं हो सकती है, तो बीजेपी वहाँ करिश्मा कर सकती है। हालांकि बीजेपी वहाँ ज़्यादा चुनाव नहीं जीती है। उपचुनाव दूसरी बार वहाँ योगेश जी होने जा रहा है। पहले डॉक्टर मूल सिंह शेखाव जो अभी प्रवक्ता है, यशवर्धन सिंह उनके पिताजी थे, वो 6 महीने के लिए विधायक चुने गए। उसके बाद सुमित्रा सिंह को इंपोर्ट करके लाकर उनको टिकट दिया, ऐसे बीजेपी ने वहाँ पर खाता खोला। तो बीजेपी का स्कोर पीछे नहीं है, लेकिन अब लड़ाई बीजेपी संगठन से है, सरकार से उठ के संसाधन से है। तो झुंझुनू चौंकाने वाला परिणाम आ सकता है। आरएलपी के सामने खींवसर में आपने देखा होगा बीजेपी ने किस तरह मजबूती से लड़ाई। और कांग्रेस के पास तो कह सकते हैं कैंडिडेट ही नहीं है। पिछली बार जो तेजपाल मिर्दा लड़े थे वो पार्टी से निष्कासित हो चुके हैं। एक सवाई सिंह और उपचुनाव में हरेंद्र मिर्दा ने वहाँ पर अच्छी टक्कर दी थी। तो खींवसर में 84 में और सलूम्बर में तो कह सकते हैं कि कांग्रेस अच्छा सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर दे, यानी तीसरे नंबर पर नहीं जाए, ऐसी स्थिति नहीं हो, वो भी अच्छी बात होगी। तो कांग्रेस के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। 4 सीटों की चुनौती है, जिसमें झुंझुनू बहुत टफ मुकाबला बीजेपी है वहाँ पर दे सकती है। रामगढ़ और दौसा का जैसे आप बेहतर जानते हैं कि दौसा में क्या एक बार फिर एसटी वर्ग को टिकट देते हैं, या जिस तरह नाम चल रहा है कि कांग्रेस किसी ब्राह्मण वर्ग के नेता को इस बार मौका दे सकती है, क्योंकि वहाँ का ब्राह्मण दिल से हमेशा से कांग्रेस को वोट देता है। और अब उसका हक बनता है कि मुरारी मीणा को एमपी बना दिया, 2 बार दौसा से विधायक बन दिया। तो एक सोशल इंजीनियरिंग के तहत कांग्रेस वहाँ ब्राह्मण वर्ग को भी टिकट यहाँ पर दे सकती है। लेकिन योगेश जी चुनौती बेहद बड़ी है, क्योंकि उन खींवसर 84 सलूम्बर के आज के दिन तो ग्राउंड पर कांग्रेस आपको भी पता है किस पोजीशन में यहाँ पर है। रघुवीर मीणा, ताराचंद भगोरा वही उनके पास कैंडिडेट है। उसके अलावा सेकंड लेयर में जाएं तो उनके परिवार में पत्नी है, भतीजे हैं। जब वो खुद टक्कर नहीं दे पाए, खुद लगातार चुनाव हार रहे हैं, तो परिवार का सदस्य किस तरह देगा। तो ये बड़ा सवाल है कि परिवार से अलग एक्सपेरिमेंट कांग्रेस यहाँ पर क्या करती है और अपने गढ़ को यहाँ पर बचाती है। जैसे झुंझुनू मजबूत गढ़ है, लेकिन इस गढ़ में अच्छी मजबूती से चुनाव लड़ती है। और जैसा कि विधानसभा उपचुनाव का ट्रेंड अलग बात रहा है, अधिकतर और भी कई सीटें हैं ऐश्वर्या, क्योंकि जिस पर देखना होगा कि जहां पर नतीजे तो देखने को मिलेंगे, लेकिन उससे पहले जो स्ट्रैटेजी लगाई जा रही है, या फिर चाहे बीजेपी की कर लीजिए, कांग्रेस की कर लीजिए, जहां से चौंकाने वाले नतीजे भी सामने आएंगे। और इस सियासत गणित को भी हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा लगातार जारी रहेगी। सिंहासन की जंग के अंदर राजस्थान एक बार फिर से चुनाव के समर में उतरता हुआ, क्योंकि 7 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इस पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। कहीं कि हमारे सहयोगी मौजूद हैं। नरेश जी हमारे साथ है, दिनेश डांगी जी हैं, ऐश्वर्या प्रधान हैं और योगेश जी हमारे साथ पैनल में स्टूडियो से बने हुए, जबकि रवि रेजिडेंट एडिटर उदयपुर और लक्ष्मीकांत जी दौसा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि,
आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि 2 सीटें हैं, सलूम्बर और 84। जरा बताइए, तारीखों का ऐलान तो हो चुका है, वहां की सियासत क्या कह रही है? बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो दोनों सीटें हैं, ये कहीं ना कहीं दोनों प्रमुख दलों के लिए, चाहे भाजपा की बात करिए या कांग्रेस की बात करिए, दोनों के लिए एक बड़ा सिरदर्द साबित होने वाली है। और उसका कारण ये है कि 84 जो डूंगरपुर जिले की विधानसभा है 84, वहां ऑलरेडी बाप पार्टी जो है, भारतीय आदिवासी पार्टी, वो लगातार दूसरी बार, पहले बीटीपी के बतौर और इस बार जो है बाप के बतौर वो यहाँ पर सत्ता में, माफ कीजिएगा, जीत उन्होंने हासिल करी। दूसरी तरफ अगर सलूम्बर की बात करें तो सलूम्बर में भी भले ही गढ़ जो है वो भाजपा का रहा हो, लेकिन बाप ने वहां पर भी अपनी सक्रियता काफी हद तक बढ़ाई है। और उसका ये नतीजा था कि जब लोकसभा चुनाव हुए तो लोकसभा चुनाव में ये जो इलाका था सलूम्बर का, वहां पर भी जो दोनों ही जो प्रमुख पार्टियां थी वो पीछे चल रही थी काफी राउंड तक बाप के उम्मीदवार के सामने। तो ये जो यहाँ का समीकरण है, ये दोनों पार्टियों के लिए कड़ी चुनौती है। ज्यादा बड़ी चुनौती जो है वो कांग्रेस के लिए है, चूंकि 84 में जिस तरह की हालात बन पड़े थे, और सलूम्बर जो है जहां पर लगातार पिछले 3 विधानसभा चुनावों से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी बात यह भी है कि कांग्रेस के पास में, जैसा हमारे सहयोगी जो हैं वो लगातार चर्चा भी कर रहे थे पहले, कि कांग्रेस के पास में कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है जिस पर कॉन्फिडेंट होकर कांग्रेस दांव खेल सके। जो उम्मीदवार अभी मैदान में हैं, जो संभावित जो चेहरे हैं, वो सभी 2 से 3 चुनाव जो हैं हार चुके हैं। ठीक है रवि, तो सवाल इसी से जुड़ा हुआ आपसे। आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस ने जिद करके कहा था, जबरदस्ती कहा था कि नहीं हम गठबंधन कर रहे हैं। 84 सीट पर आपको ध्यान होगा कि नहीं हम गठबंधन कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कैंडिडेट नहीं है तो वो कह दे कि चलिए ठीक है, यहां हम मुकाबले में नहीं है और यहां बीएपी को समर्थन देते हैं। क्या इस संभावना बन रही है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बहुत हद तक यही संभावना सिर्फ 84 नहीं बल्कि सलूम्बर में भी कुछ ऐसी नजर आती हैं। हालांकि ये पार्टी का डिसीजन होगा कि वो किस तरीके से आगे इस चुनाव में बढ़ती है, लेकिन अभी जो वहां की संभावित परिस्थितियां हैं वो तो कमोबेश यही इशारा करती हैं कि 84 में तो मुझे लगता है जरूर होगा ही, और सलूम्बर में भी कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस जो है वो गठबंधन में चली जाए। क्योंकि जैसा मैं आपको बता रहा हूं, लोकसभा में हम लोग जब काउंटिंग में थे तो लगातार देख रहे थे करीब 11 राउंड तक भारतीय आदिवासी पार्टी का जो उम्मीदवार था वो दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों से, भाजपा और कांग्रेस के दोनों ही उम्मीदवारों से काफी आगे चल रहा था। लास्ट में स्थितियां बदली और भाजपा जो है उसने वहां पर लीड ली, लेकिन जो वोट डिफरेंस था वो अपने आप में एक गंभीर जो साइन अगर कहें तो माना जा सकता है दोनों ही पार्टियों के लिए। और काफी हद तक संभावना यही है कि कांग्रेस जो है गठबंधन में इन दोनों ही ठीक है रवि, अब हमारे साथ बने रहिए। लक्ष्मीकांत का भी रुख कर लेते हैं। लक्ष्मीकांत, क्योंकि दोनों ही सीटें महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो देवली उनियारा हो या फिर दौसा हो। बाई इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हुआ है, इसके साथ वहां की सियासत में आपको क्या कुछ नजर आ रहा है? मानकर चलें कि एक गुट जो कांग्रेस के अंदर है वही वहां टिकटों को बांटेगा, और दूसरा बीजेपी के अंदर बहुत कुछ महत्वपूर्ण ये रहेगा कि जिस चेहरे के इर्द गिर्द वहां की सियासत घूमती है, वहां परिवार से टिकट किसी को मिलता है या किसी और को मिलता है? देखिए बिल्कुल, जो दौसा सीट है वो बहुत ही राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दौसा में उपचुनाव इस वजह से हो रहा है कि दौसा के जो विधायक मुरारीलाल मीणा जो बने थे, उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और लोकसभा में जीत दर्ज की। और इससे पहले यदि इस इलेक्शन से पहले इलेक्शन की बात करें तब भी यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा था। खुद मुरारीलाल मीणा जो है वो कांग्रेस शासन के दौरान भी दौसा से विधायक थे। तो निश्चित रूप से दौसा जो विधानसभा सीट है वो काफ़ी राजनीतिक हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण सीट होती है। जहाँ तक बात करें बीजेपी ने, चाहे लोकसभा की बात करें चाहे पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें, बीजेपी ने मात खाई थी यहाँ पर। और जो विधानसभा और लोकसभा की जो मतगणना के यदि आप पूरे हिस्ट्री को यदि देखते हैं तो काफ़ी कांग्रेस जो है वो काफ़ी मजबूत स्थिति में यहाँ पर बनी हुई थी। लेकिन चूंकि अब सरकार बदली है, पूरा सिस्टम बदला है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो बीजेपी है
वो भी अपने आप को ग्रो कर रही है। लगातार जो बीजेपी के जो पॉलिटिशियंस जो है, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो लगातार दौरा कर रहे हैं, लगातार कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं जो बीजेपी का प्रयास है वो है कि सत्ता के साथ में इस सीट को लिया जाए, लेकिन कांग्रेस जो है वो अपने आप में काफी पहले से मजबूत है। ठीक। अब क्या हालात रहते हैं, सारा जो दारोमदार होता है वो टिकट के ऊपर निर्भर करता है, कांग्रेस किस प्रत्याशी को चुनती है और क्या परिस्थितियां बनती है, जबकि भाजपा जो है वो किस प्रत्याशी को मैदान में उतारती है। ये काफी मायने रखता है कि जो प्रत्याशी जो है वो किस तरह से आते हैं, किस चेहरे से आते हैं, किस पृष्ठभूमि से आते हैं, क्योंकि जातिगत आधार पर भी दौसा जो सीट है वो काफी महत्वपूर्ण है। एसटी के जो वोटर है वो काफी तादाद में है, एससी के मतदाता है वो काफी तादाद में है, और जो जनरल ठीक है लक्ष्मीकांत, वापस मैं आपके पास आऊंगा। झुंझुनू का भी एक बार रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी प्रदीप जुड़ गए हैं। प्रदीप, झुंझुनू सीट अपने आप में खास है और अमूमन माना जाता है कि ये कांग्रेस के साथ जाती है जाट लैंड की सीट है। आप जरा बताइए, बाई इलेक्शन की घोषणा के साथ आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी किसको मैदान में उतार सकती है, कांग्रेस किसको मैदान में उतार सकती है, और क्या परिवारवाद वहां हावी हो सकता है दोनों ही तरफ से? आचार संहिता की घोषणा के साथ ही यहाँ पर चुनावी माहौल अब देखने को मिलेगा। मैं यहाँ की बात करें, मतदाताओं की बात करें, तो इनमें से ज़्यादा जाटलैंड सीट महत्वपूर्ण मानी गई है झुंझुनू की, और ये पूरे शेखावाटी को प्रभावित करती है, क्योंकि यहाँ पर जो पूर्व मंत्री रहे, दिग्गज नेता रहे हैं, जो स्वर्गीय शीशराम जी ओला, उनका यहाँ पर दबदबा रहा राजनीति में, और उनके जो पुत्र हैं अभी जो सांसद बन चुके हैं, उनकी वजह सांसद बनने के बाद में यहाँ पर जो सीट खाली हुई है, इस पर उनकी दावेदारी, उनके परिवार की दावेदारी यहाँ पर मजबूत मानी जा रही है। लेकिन अंदर खाने की बात करें तो यहाँ पर जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो भी यहाँ पर चाहता है कि इस बार उनको भी मौका दिया जाए। तो कांग्रेस की तरफ से ज़्यादा दावेदार नहीं है, बरसते बीजेपी में दावेदारी अधिक मजबूती। पिछले 3 चुनावों की बात करें तो लगातार बीजेपी इस सीट से निकल के नहीं पाई है कि किसको टिकट दिया जाए। जब पिछले चुनाव की 2 चुनावों की बात करें तो राजेंद्र भंभू को जब बीजेपी ने टिकट दिया था तो निर्दलीय बबलू चौधरी ने चुनाव लड़ा था, और इस पिछले चुनाव में जब बबलू चौधरी को दिया गया तो राजेंद्र भंभू ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। तो कहीं ना कहीं वो जो वोट शेयर था बीजेपी का वो वहाँ पर बट गया और कांग्रेस विजय होगी। इस बार बीजेपी के पास चुनौती है और बीजेपी ये चाहती है कि ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाए जिसका कोई विरोध नहीं हो, और जो संभावित उम्मीदवार हैं और जो फीडबैक है लोग पार्टी पदाधिकारियों से, ऐसे उम्मीदवार की तलाश की जा रही है जिस पे कोई विरोध नहीं हो, और शायद जो पूर्व प्रत्याशी हैं उनसे भी यहाँ पर चयन किया जा सकता है। और संभावित उम्मीदवार जो राजेंद्र भंभू है, विशंबर पूनिया है, बबलू चौधरी है, और इनके अलावा बाहरी जो नेताओं के नाम भी जरूर चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि कांग्रेस मजबूत है, और उस मजबूत दावेदारी से जुटने के लिए बीजेपी को बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, कठोर निर्णय भी लेने पड़ सकते हैं। जी विजेंद्र। ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। योगेश जी, अब जरा एक एक सीट को डिकोड करते हैं और इसको पार्टी वाइज करते हैं। मैं 4 सीटें, दौसा, देवली उनियारा, झुंझुनू और रामगढ़, क्या सीधा कहें कि कांग्रेस टिकट नहीं बांटेगी, यहां सचिन पायलट टिकट बांटेंगे? देखिए, दौसा की सीट और देवली उनियारा विशुद्ध तौर पर सचिन पायलट का प्रभाव है, और मुरारीलाल मीणा का दौसा की सीट पर प्रभाव है। वो लोकसभा सांसद बने और बहुत बड़े अंतर से उन्होंने चुनाव जीता। राजस्थान में वो इकलौते उम्मीदवार थे कांग्रेस पार्टी के जिन्होंने बड़े अंतर से दौसा संसदीय सीट को जीता, और इसके अलावा वो वहाँ के राजनीतिक चाणक्य भी माने जाते हैं, क्योंकि केवल दौसा ही नहीं बल्कि बांदी, कोई महुआ, ये पूरी 3-4 विधानसभा जो दौसा जिले में है उसको प्रभावित वो करते हैं, अपने जाति के अंदर भी प्रभावित करते हैं। और दूसरे छत्रप वहाँ बीजेपी के पास है डॉक्टर किरोड़लाल मीणा, वो पूरे दोनों ही सीटों को प्रभावित करते हैं, देवली उनियारा को भी, क्योंकि वो सवाईमाधोपुर से विधायक है, दौसा से जो सीट है महुआ वहाँ से उनके भतीजे राजेंद्र विधायक है, और वो खुद भी दौसा से सांसद रहे हैं। यहाँ पर दौसा की सीट की अगर हम बात करें तो बीते 2 चुनाव से लगातार बीजेपी यहाँ चुनाव हारी है, लेकिन चुनाव ही नहीं हारी, बल्कि दौसा जो शहर है, जो सिटी कहते हैं दौसा की, वहाँ भी कांग्रेस पार्टी ने बीते 2 चुनाव में लीड ली। अमूमन दौसा शहर जो था वो कांग्रेस का कभी नहीं रहा, उस ज़माने में भी नहीं रहा जब बाबूजी वहाँ पर राजनीतिक तौर पर प्रभावशाली हुआ करते थे। दौसा शहर में हमेशा जनसंघ बीजेपी का दबदबा रहा, लेकिन बीते 2 चुनाव से शहर में भी वहाँ कांग्रेस ने लीड ली।
तो ये जाहिर है कि कांग्रेस वहाँ मजबूत है, बीजेपी उम्मीदवारों को तलाश लेकिन मैं अगर चारों सीटों का जिनका जिक्र किया, ये चारों ही कोई माने या ना माने विधानसभा चुनाव में सचिन खेमे के अंदर ये टिकटों का बंटवारा हुआ था, चाहे ब्रिजेंद्र ओला हो या हरीश मीणा हो या फिर इधर से मुरारी लाल मीणा हो या स्वर्गीय विधायक रहे हो। क्या सीधे तौर पर चारों सीटें वापस सचिन पायलट के ही रिकमेंडेशन पर दी जाएंगी, या लग रहा है कि जो कांग्रेस में सीधे गुट नजर आते हैं उसमें कोई और हावी हो सकता है? देखिए, सचिन पायलट चाहे पूरी दुनिया में कहीं की भी राजनीति करें, कश्मीर की भी करें, चाहे गुजरात की भी करें, दिल्ली की भी करें, कहीं पर भी हो रहे हैं, कहीं पर भी उनका प्रभार दिया जाए, कहीं से भी वो सांसद बने, कहीं से विधायक बने, लेकिन दौसा उनकी जड़ है, दौसा उनके हृदय में बसता है, क्योंकि 6 बार उनके पिता राजेश पायलट यहाँ सांसद रहे, उनकी माता रमा पायलट यहाँ सांसद रही और खुद वो सांसद रहे, और यहीं से उनका राजनीतिक उदय हुआ, फिर वो केंद्रीय मंत्री भी बने। तो कहा जा सकता है कि दौसा को उन्होंने कभी ना तो बुलाया है, ना कभी दौसा को उन्होंने छोड़ा है। और आप तो विधायक के चुनाव की बात कर रहे हैं, दौसा में नगर पालिका तक के टिकट, ठीक, जिला परिषद तक के टिकट, पंचायत तक के टिकट में सचिन पायलट का सीधा दखल रहता है। वो अलग अलग तरीके से रहता है, उनके वहाँ पे प्रतिनिधि के तौर पर उनके समर्थक है मुरारी लाल मीणा, वो बड़े नेता हैं। GR खटाना उनके कहा जा सकता है प्रतिनिधि के तौर पर वहाँ की सियासत करते हैं, और ये अपने आप में वो बेल्ट है जहाँ पर तय करते हैं कि सचिन पायलट किसको लड़ाना चाह रहे हैं। सब कुछ उन पर डिपेंड करता है। जहाँ पर आप कह सकते हैं कि अशोक गहलोत की राजनीतिक ताकत या गोविंद सिंह डोटासरा की राजनीतिक ताकत जहाँ जाकर कम हो जाती है, वो ये बेल्ट है। क्योंकि साथ में आपने अभी एक हरीश मीणा की बात कर दो, हरीश मीणा भी सचिन पायलट समर्थक है। आपको ध्यान है जब कांग्रेस राज में बगावत हुई थी तब ये दोनों विधायक मानेसर में थे, मुरारी लाल मीणा भी थे और हरीश मीणा भी थे, और पायलट झुंझुनू से भी वहीं थे, हाँ विजेंद्र ओला भी वहीं थे। और झुंझुनू की तो खैर आप समझिए कि वो बेसिकली कांग्रेस का बड़ा गढ़ है, जहाँ से कांग्रेस को या ओला परिवार को शिकस्त देना अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती। अगर मैं आज भी ये सभी सीटों की बात करूं, क्योंकि वहाँ पर सबसे बड़ी बात है वहाँ की सामाजिक गणित भी ऐसा ही है। जाट वहाँ पर कांग्रेस माइंडेड है, क्योंकि शीशराम जी वहाँ बड़े नेता रहे उस इलाके के, और फिर बाद में ब्रिजेंद्र ओला पर किसी तरह का कोई दाग नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक तौर पर किसी लीडर पर छोटे मोटे आरोप लग जाते हैं, लेकिन कोई इस तरह का आरोप नहीं है। तीसरी सबसे बड़ा फैक्टर वहाँ पर माइनॉरिटी है, जो झुंझुनू में माइनॉरिटी और SC ये बड़ी ताकत है, ये कांग्रेस की को अपने आप मजबूत करती है। ठीक है योगेश, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन इसी का जिक्र प्रदीप भी वहां कर रहे हैं कि भाई वहां अल्पसंख्यक भी डिमांड कर रहे हैं कि इस बार हमें टिकट दिया जाए।